एक नया रेड टेरर, मार्स के म्यूटेंट्स फिर जीवित हुए। मार्स को धरती जैसा बनाना खतरनाक हो सकता है। डीप स्पेस, डीप फ्रीज में कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने। सोचिए आपका सबसे बड़ा सपना कई सालों तक खत्म ही ना हो। और सरकार ने एक ऑब्जर्वेटरी को बंद करने के लिए हथियार बंद स्पेशल एजेंट्स भेजे। क्या एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा कुछ देखा है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? आप देख रहे हैं नासाज अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स। 26 नवंबर 2018, मंगल ग्रह। नासा का इनसाइड प्रोब रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह के पास पहुंच गया और एलिजियम प्लेनिशिया पर उतरा। वो लैंडर्स और ऑर्बिटर्स के बढ़ते हुए रेजिमेंट में शामिल हो गया। जो डेटा ये देते हैं उससे वैज्ञानिकों को यह पता चलेगा कि अगर इंसान मंगल ग्रह पर रह सकते हैं तो कैसे और कब। प्लैनेट को बदलने के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है जिससे वो रहने लायक बन सके। कीमत बहुत बड़ी है। लिटरली एक पूरा प्लैनेट आबाद होने के लिए तैयार है। कई लोगों के हिसाब से न सिर्फ ऐसा हो सकता है बल्कि होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हमारा प्लैनेट बहुत बड़े खतरे में है और एक दिन हमें धरती छोड़नी पड़ेगी। धरती हमेशा के लिए नहीं रहेगी, इसीलिए जिंदा रहने के लिए हमें मार्स पर जाना ही होगा। पृथ्वी के सामने आने वाले खतरों को बढ़ा चढ़ाकर बताना आसान है, लेकिन उन्हें अनदेखा करना बेवकूफी होगी। पृथ्वी पर हथियारों की विनाशकारी ताकत बढ़ रही है और पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले एस्टेरॉइड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ऐसा होने की पूरी संभावना है। विनाश का खतरा बना हुआ है। डायनासोर्स ने स्पेस पर जीत हासिल नहीं की और देखिए उनके साथ क्या हुआ। लेकिन मंगल ग्रह बिना लड़ाई के इंसान के हाथ नहीं लगने वाला। उसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी से 100 गुना हल्का है। गर्मी बनाए रखने वाले इस इंसुलेटिंग ब्लैंकेट के बिना मंगल ग्रह का तापमान -225 डिग्री तक गिर जाता है। करीब 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर ये कहें क्योंकि मैं ठीक हूं तो नहीं। आप ठीक नहीं, आप मर जाएंगे। आप 10 या 15 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। आपका शरीर जमकर सूखी लाश बन जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत से ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये बताते हैं कि पहले मार्स की कंडीशंस लाइफ के लिए सही थी। एक समय में मार्स पर पृथ्वी जैसा ही एटमॉस्फेयर था। हमें पता है कि मार्स में ऐसी जगहें हैं जहां बहुत पानी भरा है, मतलब मिसिसिपी के फ्लो से 1000 गुना ज्यादा है। आज मार्स पर ये पानी और गैस सतह के नीचे हैं। अगर उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो एटमॉस्फेयर और लैंडस्केप में बुनियादी बदलाव आएगा। हम जानते हैं कि मार्स के पोलर आइस कैप्स में बहुत पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भरा है और किसी दिन इंसान इनका इस्तेमाल एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कर सकता है। पानी की भाप और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये ऐसे एटमॉस्फेयर के लिए बेहद जरूरी चीजें हैं जो इंसानों के लिए फिट है। थियरी कहती है कि आइस कैप्स को पिघलना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस को वापस मार्स के एटमॉस्फेयर में डालकर इस प्लैनेट को इतना गर्म बनाकर रखा जा सकता है कि हम इस पर जिंदा रह सकें। मार्शियन आइस कैप्स को पिघलाने के लिए कई आइडियाज हैं, जिनमें से ज्यादातर अनरियलिस्टिक, बहुत महंगे और प्रैक्टिकली नामुमकिन हैं। एलॉन मस्क को लगता है पोल्स पर आइस कैप्स को न्यूक्लियर वेपन से उड़ाकर हम मार्स के एटमॉस्फेयर को दोबारा बना सकते हैं। ऐसे हजारों हथियार चाहिए होंगे, शायद उससे भी ज्यादा जितने हमने बनाए हैं। तब जाकर हम मार्स पर दिखाई देने वाले आइस कैप्स को तोड़ने में कामयाब होंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की चट्टानों से
एटमॉस्फेयर बनाया जा सकता है। क्या CO2 और पानी की भाप को पंप करके एटमॉस्फेयर को दोबारा बनाने के लिए पूरे मार्स पर फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं? हम पूरे प्लेनेट पर छोटी छोटी रोबोट फैक्ट्रीज लगा देंगे जिनमें ऊपर चिमनीज निकली हुई हों और चट्टानों को लेकर उन्हें केमिकली प्रोसेस करके ग्रीन हाउस गैसेस बनाएंगे, जिससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाएगा जो पहले से मौजूद नहीं है। लेकिन अब बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि मंगल ग्रह को बदलना पहले से बहुत आसान और कम खर्चीला है। एक बात तो साफ है कि प्रकृति में लाइफ अपने आप में सबसे दमदार चीज है। मार्स के एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर CO2 है। किसी तरह से हमें उस CO2 को ऑक्सीजन में बदलना है, तो हमें पूरे प्लेनेट पर पेड़ पौधे लगाने होंगे। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उन्हें बढ़ने दिया जाए और वो धीरे धीरे ऑर्गेनिकली प्लेनेट को टेराफॉर्म कर देंगे। वैसे मंगल ग्रह का मौसम पृथ्वी के ज्यादातर पेड़ पौधों के लिए बहुत खराब है, लेकिन वैज्ञानिकों ने नया सुपर वेजिटेशन तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसे पेड़ जो पूरे मंगल ग्रह पर उग सकते हैं और बढ़कर फैल सकते हैं। हमें जेनेटिकली ऐसे प्लांट्स बनाने होंगे जो मार्स पर उग सकें। वैज्ञानिक अब जीवों में एक दूसरे के जेनेटिक ट्रेड्स डाल सकते हैं। हमारे पास ऐसी स्ट्रॉबेरीज हैं जो सर्दियों में उग सकती हैं। शुक्र है एंटी फ्रीज जीन्स का, जिन्हें आर्कटिक फ्लाउंडर से लिया गया था। हमारे पास मक्के के ऐसे पेड़ हैं जिन्हें कीड़ों के लिए जहरीला बना दिया गया है। हर तरह के फसल और जानवरों को जेनेटिकली मैनिपुलेट किया जा चुका है, जिससे उनका साइज काफी बढ़ जाता है या चाल चलन बदल जाता है। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक टुंड्रा प्लांट्स के साथ कुछ एक्सट्रीमोफाइल DNA मिलाया और फिर उन प्लांट्स को एक जार में उगने दिया जिसमें मार्स जैसा एटमॉस्फेयर था। नतीजे बहुत एक्साइटिंग हैं और नतीजे ये दिखाते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए जीव मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को बदलकर उस पर नया जीवन ला सकते हैं। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि जानवर भी। हम फायर एंट्स और कुत्जो भेज सकते हैं जो हर जगह पर जी लेते हैं और मार्स बहुत जल्द ही पृथ्वी जैसा हो जाएगा। हम कुछ पीढ़ियों में एक एटमॉस्फेयर और लिक्विड ओशन बना सकते हैं। हो सकता है कि एक दिन मार्स पर इंसान रह सके। हम रेड प्लेनेट को दूसरे ब्लू प्लेनेट और यहाँ तक कि किसी ग्रीन प्लेनेट में बदल सकते हैं, और ये बेशक एक कमाल की सोच है। आने वाले उस वक्त के बारे में सोचिए जब पहली बार कॉलोनिस्ट नासा के बायो इंजीनियर प्लेनेट पर कदम रखेंगे। आप वहां पर जाएंगे और आपके इंस्ट्रूमेंट कहेंगे कि आप अपना वाइजर हटा सकते हैं। जरा सोचिए कि एक दिन मार्स पर इंसान ऐसी हवा में सांस ले सकता है जिसे उसने खुद बनाया हो, और ये सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है एक्सप्लोरर्स नए मंगल ग्रह की जमीन का ज्यादा दिनों तक लुफ्त ना उठा पाए। कहीं हमारे सुपर फर्टाइल जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए जीव मंगल ग्रह की लाइफ के संपर्क में आ गए तो क्या होगा? अगर हम मार्स को लाइफ के लिए और फ्रेंडली बनाना शुरू करते हैं तो क्या हम उन चीजों को जगाने जा रहे हैं जो कि वहां पर लाखों साल से पड़ी हुई हैं? जुलाई 2018 मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने मार्स के आइस कैप्स को स्कैन किया, जिसमें पता चला कि पानी की झील नीचे छुपी हुई है और जहां पानी होता है वहां लाइफ हो सकती है। मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं जब हमें दूसरे प्लेनेट पर पानी और ओशंस मिलते हैं। यहाँ दुनिया में लाइफ ज्यादातर ओशंस में ही शुरू हुई, और अगर हमें दूसरे प्लेनेट्स पर पानी मिलता है तो उसका मतलब है वहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। मंगल ग्रह को धरती जैसा बनाने से मंगल ग्रह के सोए हुए प्राणी जाग सकते हैं, जिनकी बायोलॉजी उनसे बिल्कुल अलग होगी जो हमने पहले देखी हो। यहाँ एक तरह से मुश्किलों का पिटारा खुल सकता है। मार्स और अर्थ लाइफ के आपस में मिलने के अंजाम सचमुच विनाशकारी हो सकते हैं।
मंगल ग्रह पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा बन सकता है क्योंकि वहां ग्रेविटी पृथ्वी से आधी है। इससे उनका शरीर बड़ा हो सकता है। ये बड़े बड़े जीव जिंदा रह सकते हैं और पनप सकते हैं। शायद हम एक ऐसा चेन रिएक्शन बना रहे हों जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि हम मार्स को बदलने के लिए जो कुछ भी वहां भेजें वो किसी तरह का आदमखोर एस्ट्रोनॉट को खाने वाला पौधा बन जाए जिसके दांत हों। वहां अजीब से बदले हुए मार्स के फायर एंट्स होंगे और मैं नहीं चाहता कि वो आकर मुझे काटें। मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने पर इंसानों को एक नए घातक दुश्मन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या हम ईश्वर बनकर एक प्लेनेट को दोबारा जिंदगी दे सकते हैं? मैं तो कहूंगा हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जुलाई 1934, क्रेमलिन, मॉस्को। दुनिया के दो सबसे मशहूर आदमियों की मुलाकात। रॉसवेल क्रैश के राज का खुलासा कर सकती है। एक बड़ा रशियन एयरलाइनर मॉस्को में उतरा है जिसमें सफर कर रहे थे मिस्टर H.G. वेल्स। H.G. वेल्स मशहूर साइंस फिक्शन के लेखक, सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन से मिले। वेल्स सारी दुनिया पर राज करने के लिए एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाने का सपना देख रहे थे। जब मैं सन 1920 में यहाँ आया था तो मैंने लेनिन से बात की थी और उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद फिर आना और देखना कि हमने क्या किया है। वेल्स स्टालिन को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ बढ़ने के लिए राजी करने के लिए मॉस्को आए थे, जिससे आखिर में दो देशों की मिलीजुली सरकार बने और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। वेल्स की सोच अजीब थी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चाहने वाला अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ था, लेकिन वेल्स की लिखी हुई एक बेस्ट सेलिंग साइंस फिक्शन स्टोरी स्टालिन को एक चालाकी भरा शैतानी आइडिया देने में कामयाब हुआ। उन्होंने जबरदस्त किताब वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स लिखी थी, जिसका इंसानों पर गजब का असर पड़ा था। 1938 की मंगल ग्रह के आक्रमण की कहानी को महान एक्टर और डायरेक्टर ऑर्सन वेलेस ने रेडियो पर नाटक की तरह पेश किया। कई सुनने वालों का मानना था कि वो मंगल ग्रह के आक्रमण की एक वास्तविक न्यूज रिपोर्ट है। पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई। क्राफ्ट से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही हैं जो आगे बढ़ने वाले सैनिकों को निकल रही हैं। रेडियो सुनने वालों ने गलती से एक वॉर ड्रामा को सच समझ लिया और वो आतंकित हो गए। मेरे फादर ने ब्रॉडकास्ट सुना और वो अपनी राइफल उठाकर बाहर दौड़ पड़े क्योंकि उन्हें लगा कि एलियंस हमला कर रहे हैं। पिछली रात के ये प्रसारण और नतीजों से हम बहुत ज्यादा हैरान हैं और हमें उसका पछतावा भी है। स्टालिन को इस वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट और पूरे देश में फैली दहशत के बारे में पता होगा। शायद उसी से स्टालिन के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा, लेकिन मैं इसे सच में इस्तेमाल करूंगा। ब्रॉडकास्ट के 10 साल बाद रूस और अमेरिका एक शीत युद्ध में उलझ गए। स्टालिन के पास तब परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन उन्हें युद्ध जीतने के लिए फिजिकल वेपन्स की जरूरत नहीं थी। लोगों का आक्रोश और दहशत बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकती थी। 2011 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एनी जैकोब्सन को बताया गया कि वॉर ऑफ द वर्ल्ड की दहशत को दोबारा पैदा करने की कोशिश स्टालिन की थी। सूत्रों के अनुसार एलियन के आक्रमण का मास्टरमाइंड खुद स्टालिन था, जिसे आज रॉसवेल इंसिडेंट कहा जाता है। एनी जैकबसन किसी को जानती थी जिसने 1978 में रॉसवेल प्रोजेक्ट के लिए एरिया 51 में काम किया था। उसके पास वाकई क्रेडेंशियल्स थे और वो भरोसेमंद था। 8 जुलाई 1947 में रॉसवेल, न्यू मैक्सिको में एक यूएस मिलिट्री ऑफिसर ने प्रेस में ये घोषणा कर दी कि एयरफोर्स के लोगों को एक दुर्घटनाग्रस्त उड़न तश्तरी मिली है जो 200 गज चौड़े एक इलाके में मलबे के निशान छोड़ गई है। 24 घंटे के अंदर कहानी रहस्यमय तरीके से बदल गई। अगले दिन मिलिट्री अपने बयान से मुकर गई और कहा कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था। वो लोग उस क्रैश को छुपा रहे थे,
जिसमें एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट का हाथ नजर आता था। जेकबसन के सूत्र ने उस बात की पुष्टि की जो लंबे समय से कई लोग सोच रहे थे कि ये कोई वेदर बलून नहीं था, लेकिन स्पेस से आई हुई कोई उड़न तश्तरी भी नहीं थी। उस सूत्र का कहना था ये एक नाजी एयरक्राफ्ट था जिसे सोवियत संघ ने कब्जा करके चलाया था। जेकबसन के सूत्र के हिसाब से जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो असल में एक मॉडिफाइड हॉटन हो 229 एक्सपेरिमेंटल एयरप्लेन था जिसे 1945 में नाजीज ने बनाया था। HO-229 एक क्रांतिकारी जेटपॉट फ्लाइंग विंग था जिसे देखकर बाद में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर बनाया गया। सूत्र का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में स्टालिन की सीक्रेट सर्विस ने उस टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया था। सही कहानी ये है कि वो कोई सॉसर नहीं था, वो एक फ्लाइंग डेल्टा, एक फ्लाइंग वेज था। एरिया 51 के एक गुमनाम इंजीनियर ने एक और चौंका देने वाला खुलासा किया। मलबे में अजीब सी दिखने वाली लाशें थीं, लेकिन वो एलियंस की नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो बच्चे थे जिन्हें जेनेटिकली बनाया गया था जिससे कि वो एलियन जैसे दिखाई दें। एरिया 51 के एक पुराने इंजीनियर ने एक भयानक कम्युनिस्ट प्लॉट के बारे में बताया जो H.G. वेल्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड से प्रेरित थी, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में डर फैल गया था और भगदड़ मच गई थी। उन्होंने बताया कि रॉसवेल में जो एलियन जैसा दिखने वाला क्राफ्ट उतरा था उसके अंदर बच्चे थे जिन्हें कम्युनिस्ट लोगों ने एलियन जैसा दिखने के लिए विकृत कर दिया था। अगर इस तरह का कोई क्राफ्ट शहर के बीच गिरा होता तो उससे इतना ज्यादा आतंक देखने को मिलता जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक हॉरर मूवी होती। अगर ये स्टालिन का कोई बड़ा प्लान था तो वो नाकाम रहा, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने 24 घंटे के अंदर इस कहानी को खत्म कर दिया था। वहां कोई तहलका नहीं मचा, लोगों में कोई बवाल नहीं हुआ। कुछ इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि रॉसवेल को अंजाम देने वाले स्टालिन की कहानी अपने आप में साइकोलॉजिकल मिसडायरेक्शन का एक हिस्सा थी, जिसके पीछे अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्लैक ऑप्स का हाथ था। और उन्हें एक बार फिर एक साइंस फिक्शन बुक से आइडिया मिला। एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिखी गई थी जिसमें इस बारे में सेम डिटेल्स दी गई थी। टूम टैपर स्टार ट्रेक के राइटर जेम्स ब्लिश की एक शॉर्ट स्टोरी थी जो H.G. वेल्स की मौत के 10 साल बाद छापी गई थी। ये एक रशियन साजिश के बारे में बताती है कि एक नकली उड़न तश्तरी को गिराया गया था जिसे विकृत किया हुआ एक रशियन बच्चा चला रहा था। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ये काल्पनिक कहानी जेकबसन को एक सच की तरह सुनाई गई, जिससे उन्हें इस बारे में मिसलीड किया जा सके कि रॉसवेल में आखिर हुआ क्या था। अमेरिकन गवर्नमेंट गलत इन्फॉर्मेशन देने में माहिर है और साफ बात है कि इस मामले में भी यही सब हुआ था। रॉसवेल की घटना में चालबाजी की इतनी सारी परतें हैं कि हो सकता है अमेरिकन गवर्नमेंट अब खुद भी सच्चाई ना जानती हो। अगर रॉसवेल न्यू मैक्सिको स्टालिन का प्रोपेगेंडा नहीं था और अगर ये कोई एलियन क्रैश नहीं था तो वो क्या था? सितंबर 2018 हथियारबंद FBI एजेंट से भरे हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स न्यू मैक्सिको के लिंकन फॉरेस्ट माउंटेन्स में उतरे। उनका निशाना कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप या कोई ड्रग कार्टेल नहीं था। यह स्पेशल स्वॉट टीम एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पर छापा मारने वाली थी। सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल नासा सूरज को समझने और उस पर नजर रखने के लिए करता है। वहां हर जगह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और FBI एजेंट्स मंडरा रहे थे। गवर्नमेंट एजेंट्स ने ऑब्जर्वेटरी को बंद कर दिया और 250 एकड़ की जगह खाली कर दी गई। वहां की पुलिस को कुछ नहीं पता था और वहां काम करने वालों को खामोश कर दिया गया।
देखा जाए तो हर किसी को एक तरह का सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। वो इसे ऐसे मानते थे जैसे किसी नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ा गया। क्या इसमें ऐसा कुछ था जो हमें जानना चाहिए? FBI का कहना था कि उनका छापा और 11 दिन का लॉकडाउन ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले उस आदमी की वजह से हुआ था जिस पर इंटरनेट के गलत इस्तेमाल का आरोप था। कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ये एक ऑब्जर्वेटरी थी जो सूरज को देखती थी। हो सकता है उन्हें एक ऐसी कोई चीज मिली हो जिसे लेकर हमें चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा क्या देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? इसके पीछे कुछ अजीब थ्योरीज हैं। दिन के वक्त का आसमान हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर आप किसी प्लेनेट पर चुपके से जाना चाहते हैं तो आप सूरज की तरफ से जाएं। मिलिट्री में स्ट्रेटजी बनाने वालों ने अचानक हमला करने के लिए हमेशा चमचमाती धूप का इस्तेमाल किया है। जब एक फाइटर पायलट या एक बॉम्बर उड़ान पर निकलता है तो वो सूरज की तरफ से आता है जिससे कि वो दिखाई ना दे। क्या एस्ट्रोनॉमर्स को पृथ्वी की तरफ आती हुई ऐसी किसी चीज का पता चला था जो छिपने के लिए सूरज का इस्तेमाल कर रही थी? अगर लोगों को इस बात का पता चल जाता तो डर फैल जाता, तो उसे छुपाए रखने के लिए ऑब्जर्वेटरी को बंद करना जरूरी था। लेकिन किसी और ऑब्जर्वेटरी या मॉनिटरिंग स्टेशन ने ऐसी कोई खबर नहीं दी कि कोई संदिग्ध चीज पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि उस सोलर ऑब्जर्वेटरी को किसी खास और बहुत जरूरी काम की वजह से बंद किया गया है, और वो है सोलर एक्टिविटी का चार्ट बनाना। ये सबको पता है कि कुछ सोलर एक्टिविटीज पृथ्वी पर रहने वालों पर असर कर सकती है, जैसे कि सोलर रेडिएशन का विस्फोट, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। कोरोनल मास इजेक्शन होने का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। नासा के लिए ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। कोरोनल मास इजेक्शन का विस्फोट 2 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर होता है। उनसे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटका लगता है जो पूरे महाद्वीपों के पावर ग्रिड्स को खत्म कर सकता है। एक सोलर इवेंट के आने से धरती और स्पेस दोनों का जो नुकसान होगा वो विनाशकारी हो सकता है। तो ऐसे में क्या हम रेडिएशन पार्टिकल्स के किसी सोलर सुनामी की चपेट में आ सकते हैं? लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं, और अब तक तो हम चपेट में आ गए होते। इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक ये था कि कुछ लोगों को लगा कि सोलर एस्ट्रोनॉमर्स ने शायद ये ऑब्जर्व किया है कि सूरज के आकार में कुछ बदलाव आ रहा है, जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम के खत्म होने की शुरुआत है। सूरज पृथ्वी पर सबको जिंदा रखता है, वो जिंदगी देने वाला है। लेकिन सूरज के पास एक घातक चीज भी है। गवर्नमेंट एजेंट्स ने सनस्पॉट सोलर ऑब्जर्वेटरी को बंद करके एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को हैरान कर दिया। क्या ऑब्जर्वेटरी ने सूरज में कोई प्रलय लाने वाले बदलाव देखे थे? जब सूरज हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है तो वो एक बहुत बड़े एच बॉम्ब की तरह काम करता है, ओके? लेकिन आखिर में इसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है। जब सूरज की पूरी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो वो किसी भी लाइट बल्ब की तरह बुझ नहीं जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन ना होने की वजह से गैस बाहर निकलनी बंद हो जाएगी और कोर अपनी ही ग्रेविटी के दबाव में कोलैप्स कर जाएगा। वो छोटा होता जाता है, इसलिए वो ज्यादा गर्म होने लगता है। जब सूरज के कोर में टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री पर पहुंच जाता है तो हीलियम जल उठता है, और जब ऐसा होता है तो सूरज अचानक बहुत तेजी से बड़ा होता है। वो फैलकर बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे रेड जायंट कहते हैं। ऐसे में पृथ्वी जल जाएगी। हो सकता है कि सोलर एस्ट्रोनॉमर्स को सूरज में बदलाव के पहले संकेत मिले हों। तो क्या ये सोलर सिस्टम के अंत की शुरुआत है? इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि पुराने जमाने के लोग सूरज को देवता मानकर पूजते थे, क्योंकि वो हमें सिर्फ जिंदगी ही नहीं देता है बल्कि आखिर में पूरी पृथ्वी के लिए कयामत भी ला सकता है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारा सूर्य फिलहाल स्थिर है और उन्हें उम्मीद है कि ये अरबों साल तक स्थिर रहेगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं कि सूरज जैसे तारे ब्रह्मांड में कहीं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं,
और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा सूरज अचानक हमें चौंका नहीं सकता। FBI ने खतरनाक इंफॉर्मेशन को दबाने और दुनिया में बड़े पैमाने पर डर फैलने से रोकने के लिए ऑब्जर्वेटरी को बंद किया होगा। सोलर सिस्टम में सूरज सबसे खतरनाक चीजों में से एक है और हम अब भी इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। सनस्पॉट ऑब्जर्वेटरी के बंद होने के 11 दिन बाद उसे दोबारा खोल दिया गया और वो फिर सूरज पर नजर रखने लगी। सरकार ने ऑफिशियली सफाई दे दी कि एक लापरवाह कर्मचारी की गलती की वजह से शटडाउन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से सहमत नहीं हैं। ऐसा लगा जैसे वहाँ कई चीजें एक साथ हो रही हैं, जिनमें से इस ऑब्जर्वेटरी का बंद होना तो बस एक बहुत ही छोटी सी चीज थी। मई 2016 नासा के वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉट्स को सालों, दशकों या फिर सदियों दूर की दुनिया में भेजने की समस्या का एक क्रांतिकारी सॉल्यूशन बताया। लोगों को एक तरह के तंत्र में डालकर दे कुछ नए आइडियाज थे, जैसे कि डीप हाइबरनेशन होता है। क्रायो स्लीप में आपको उतनी सप्लाईज की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको उतनी ऑक्सीजन, खाना और पीना नहीं चाहिए होता है। इसमें एक लंबे सफर के वक्त क्रू की हेल्थ को बचाया जाता है, जिससे वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं और वहां हेल्दी रहकर काम कर सकें। क्रायो स्लीप फ्रोजन स्लीप होती है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को उनके लंबे सफर के दौरान डीप फ्रीज में रखा जाता है। इसमें इंसान स्नैपशॉट की तरह जम जाता है और तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक कोई आकर उन्हें उठाता नहीं है। पर इंसानों को बर्फ पर रखना बहुत खतरनाक है। किसी जिंदा इंसान को खाने के सामान की तरह जमाया नहीं जा सकता। अगर किसी को फ्रीजर में रखा जाता है तो बर्फ के क्रिस्टल्स बनते हैं और उनकी सेल्स में छोटे मोटे से आइस एक्सप्लोजन होते हैं। उन्हें पिघला दिया जाए तो पल बन जाते हैं, या अच्छा नहीं है। इसकी बजाय नासा के वैज्ञानिकों ने क्रायो स्लीप के राज को जानने के लिए जानवरों की तरफ रुख किया। अब जो काम किया जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा वो जानवर हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ठंड और कम रिसोर्स होने की वजह से तंद्रा में पड़े रहते हैं। हाइबरनेट होने के बाद जानवर निष्क्रिय हो जाते हैं। ये एक तरह से सस्पेंडेड एनिमेशन जैसा होता है। भालू जैसे जानवर अपने शरीर का तापमान 100 डिग्री कम कर लेते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म धीमा करके वो कम खाने और पानी पर जी लेते हैं, और निष्क्रियता का एस्ट्रोनॉट्स के शरीर को उस वक्त बहुत फायदा होता है जब वो स्पेस के 2 जानलेवा खतरों का सामना करते हैं। उन्हें टॉर्पर में डाल देने से वो रेडिएशन का सामना करने के काबिल हो जाते हैं। उनकी हड्डियों को कम नुकसान होता है और स्पेस में लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। रिसर्चर्स ऐसी दवाओं और ऐसे खास चैम्बर्स पर काम कर रहे हैं जो इंसानों को भालू की तरह हाइबरनेशन में ले जा सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले ही ऐसे पॉड्स लगाए गए हैं जिसमें लोग जा पाएं और उनकी नाक के अंदर कूलेंट स्प्रे किया जाएगा, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो हाइबरनेशन में चले जाएंगे। उस वक्त भी इंसान जिंदा रहता है, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करता है, बस वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। नासा पूरे क्रूज को हाइबरनेशन में डाल सकता है। उनके शरीर में ड्रिप के जरिए जरूरी पोषक तत्व पहुंचा दिए जाते हैं। उनकी फिजिकल हेल्थ की निगरानी और देखभाल रोबोट्स करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के शरीर लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग का क्या होगा? उन्हें डरावने सपने आते हैं, लेकिन वो क्रायो स्लीप में होते हैं, इसीलिए जाग नहीं सकते। क्या ये सपने लगातार आते रहेंगे हमेशा के लिए? नासा
दूसरे तारों पर जाने के लिए कई साल लंबे स्पेस मिशंस को लेकर आधुनिक क्रायो स्लीप टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। लेकिन कई साल हाइबरनेशन में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या होगा? ये उनके शरीर को हेल्दी बनाकर रखेगा और उनके दिमाग के साथ क्या होगा? किसी को हाइबरनेशन में डालने का खतरा ये है कि वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है। मतलब ऐसे में दिमाग काम करना बंद नहीं करता है। दरअसल इसमें दिमाग चलता रहता है। इसमें इंसान के कॉन्शियसनेस के साथ क्या होता है, उसके सपनों के साथ क्या होता है। क्रायो स्लीप में कोई जाग नहीं सकता। अगर वो जाग नहीं सकता तो क्या उसे सपने आते होंगे? जितनी देर हम सोते रहते हैं, हमारा दिमाग उतना ही इंटेंस सपनों में चला जाता है। ये अनुभव असली जिंदगी से अलग नहीं लगते और हर सपना खुशनुमा नहीं होता। अपने सबसे खराब बुरे सपने के बारे में सोचिए और सोचिए कि वो कभी खत्म ही ना हो। डरावने सपने हमारे सबसे बुरे वक्त को, सबसे खतरनाक डर को जिंदगी में ले आते हैं। गिरना, डूबना, पीछा किया जाना। लेकिन बुरे से बुरे डरावने सपने भी जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमें जगा देते हैं। हम फीके पड़ जाते हैं, कांप उठते हैं, डर जाते हैं, लेकिन बुरा सपना खत्म हो जाता है। हम सब बेचैन रातें गुजारते हैं, लेकिन हम उससे बाहर आ जाते हैं। हम जागते हैं और अगले दिन की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो बेचैन सपने साल भर या 10 साल तक चलते रहे तो क्या होगा? तब हम कैसे सरवाइव करेंगे? शायद सबसे खतरनाक ये है कि स्पेस में स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। एस्ट्रोनॉट्स के दिमाग जागते हैं, लेकिन उनके शरीर सोए रहते हैं और हिल भी नहीं सकते। ऐसी हालत में कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बुरी बला आपकी छाती को जोर से दबा रही हो। जो लोग कोमा में रहे हैं वो बताते हैं कि उन्होंने सपने देखे। उन्हें उसके बारे में पता होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वो हम सिर्फ किसी को अकेले कहीं बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे ऐसा बना रहे हैं कि वो हिल डोल भी ना सके। हम आखिर में उन्हें दोबारा जगा सकते हैं, लेकिन क्या उनकी दिमागी हालत सही रहेगी? डीप स्पेस में हमें जितने भी खतरों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें सबसे ज्यादा भयानक है हमारे भीतर का राक्षस। 15 नवंबर 2018, स्टेनिस स्पेस सेंटर, मिसिसिपी। नासा ने अपने RS-25 इंजन का एक फुल पावर टेस्ट किया, जो इसके नए स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS को ऑर्बिट में पावर देगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS असल में दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। फुल कैपेसिटी पर लो अर्थ ऑर्बिट में 143 टन का पेलोड उठाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा रॉकेट होता है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। 2011 में स्पेस शटल को उतारने के बाद यह इंसान को ले जाने वाला एजेंसी का पहला व्हीकल होगा। मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की अपनी काबिलियत को देखे हुए काफी लंबा समय हो गया है। लेकिन नासा ने घोषणा कर दी कि SLS की पहली उड़ान में इंसान नहीं होंगे। वहाँ इतनी अननोन चीजें होती हैं कि हमें क्रू मेंबर्स को लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहिए। नासा को बिना टेस्ट किए हुए रॉकेट में एस्ट्रोनॉट्स भेजने को लेकर एक बड़ा सबक मिल चुका है। 12 अप्रैल 1981 नासा के इंजीनियर्स ने STS-1 की आखिरी जांच की, जिसमें स्पेस शटल कोलंबिया को पहली बार लॉन्च किया गया था। ऐसा जबरदस्त नया डिजाइन पहले कभी नहीं किया गया था। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्पेस में उड़ान भरने के लिए एकदम नए तरह का व्हीकल था। जब आप किसी स्पेसशिप या रॉकेट के बारे में सोचते हैं तो आप अपोलो रॉकेट जैसा स्लीक डिजाइन सोचते हैं, लेकिन शटल में 2 साइड रॉकेट बूस्टर्स थे और बड़ा सा टैंक था, और वो देखने में एक ऐसा एयरप्लेन लगता था जो हर तरह से बैलेंस्ड हो। चीफ इंजीनियर चार्ली मार्स ने शटल को लॉन्च के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया। उन्हें दोहरा खतरा था। एक तो ये पहली उड़ान थी और दूसरा इसमें एस्ट्रोनॉट्स भी जाने वाले थे।
हम भी शायद उतने ही प्रेशर में थे जितने प्रेशर में इस प्रोग्राम में शामिल लोग थे। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना था कि वो पैड फटने ना पाए। एस्ट्रोनॉट जॉन यंग और रॉबर्ट क्रिपन ने पहले कभी न उड़ाए गए शटल को उड़ाने की चुनौती उठाई। जॉन आपको बताएंगे कि वो अनटेस्टेड थी। उन्होंने कहा था कि जेरी, अगर हमारे चांसेस 50-50 हुए तो पूरी उम्मीद है कि हम वापस आएंगे। जॉन यंग हमेशा ये कहते थे कि अगर आप किसी चट्टान पर छोटे मोटे रॉकेट्स लगा दें तो वो उसे भी उड़ा सकते हैं, इसलिए मुझे पता था कि वो ना नहीं कहेंगे। और उन्होंने जाकर कहा कि मैं टेस्ट फ्लाइट पर जाऊंगा और अगर मुझे अपनी जान गंवानी भी पड़े तो मैं अपनी जान गंवाऊंगा। सुबह 6:59 एस्ट्रोनॉट्स ने हिम्मत इकट्ठा करके टेस्ट की शुरुआत की। 10, 9, 8, 7। जब काउंटिंग डाउन करते हुए घड़ी 7 सेकंड्स पर पहुंची, तब मेन इंजन स्टार्ट हुए। शटल्स ने गड़गड़ाना, हिलना और वाइब्रेट करना शुरू किया। इंजन्स का धमाका इतना जोरदार होता है कि वो शटल को डैमेज कर सकता है। उसमें इतनी एनर्जी थी कि वो उस स्ट्रट को टेढ़ा कर देता और चीजों को तोड़ देता। लेकिन जो हुआ वो सच में अनएक्सपेक्टेड था। 3, 2, 1 एंड लिफ्ट ऑफ। घड़ी 0 पर पहुंची और बूम, वो पैड से ऊपर उड़ गई। उसमें बहुत धीमी गड़गड़ाहट हुई, जैसे हमारे अंदर धक धक होती है, और हमें लगा कि हमें दम आ गया। लेकिन शटल ऑर्बिट के लिए कमिटेड था। रॉजर ऑल। शटल की उड़ान के 2 मिनट बाद उन्होंने देखा कि रॉकेट बूस्टर्स फट पड़े। अचानक अब वो एक ड्रैगस्टर की तरह लगने लगी। मार्क 2, मार्क 4, मार्क 8, और वो लगातार तेजी पकड़ती ही चली गई। यंग और क्रिपन ऑर्बिट में पहुंच गए। वो बड़ा शानदार लम्हा था। मतलब मैं बस एक रॉकेट में बैठा और ऑर्बिट में पहुंच गया। वो कमाल था। लेकिन ये खुशी बहुत लंबी नहीं टिकी। उन्होंने अपनी पीछे वाली विंडो से देखा कि आउटर सरफेस की कुछ टाइल्स गायब हैं। वो बहुत चिंता की बात थी। रॉजर ग्रिप, हम देख रहे हैं। गुड। हीट रेजिस्टेंट टाइल्स वापस आते वक्त री एंट्री के जबरदस्त 3000 डिग्री तापमान से एस्ट्रोनॉट्स को जलने से बचाती है। वो शटल के पीछे डैमेज देख सकते थे, लेकिन वो साइड में चारों तरफ और नीचे नहीं देख सकते थे। शटल के निचले हिस्से की टाइल्स सबसे जरूरी होती है क्योंकि वही गर्मी को झेलती है। शटल के नीचे वाले उन प्रोटेक्टिव टाइल्स के बिना वो मौत का जाल बन जाता है। ना तो एस्ट्रोनॉट्स और ना ही ग्राउंड कंट्रोल ये पता लगा सकता है कि शटल री एंट्री के वक्त सही सलामत रहेगा या नहीं। ह्यूस्टन एक अजीब सी कश्मकश में है। ऐसे में 2 ही चॉइसेस होती है। आप ऑर्बिट में रह सकते हैं या आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वरना आप री एंट्री पर आकर जल जाएंगे। ऑक्सीजन खत्म हो रही है और ग्राउंड कंट्रोल को समझ में आ गया कि ये जल्दबाजी और लापरवाही से लिया गया फैसला था। क्रू को डी ऑर्बिट बर्न करने के लिए आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। ऐसा लगा जैसे नासा उनकी जिंदगियों के साथ बहुत बड़ा जुआ खेल रहा था। लेकिन ज्यादातर देखने वालों को ये पता नहीं था कि नासा के ये पायनियरिंग एस्ट्रोनॉट्स अकेले नहीं थे। अब तक के पहले शटल मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट्स को रॉजर ऑल ये आदेश दिया गया कि वो धरती पर लौटने की कोशिश करें, बावजूद इसके कि री एंट्री के लिए जरूरी हीट प्रूफ टाइल्स गायब हो सकती है। री एंट्री के वक्त क्रू आयनाइजेशन ब्लैकआउट में चला गया, जो री एंट्री के वक्त ऐसा पॉइंट होता है जहां ग्राउंड से बात नहीं कर सकते। मिशन कंट्रोल के लोगों के लिए ये बड़े डर की बात थी। वो अपने नाखून चबा रहे थे और अपनी सांस रोके बैठे थे। 15 मिनट के लिए मिशन कंट्रोल खामोश हो गया। खामोशी जितनी ज्यादा होती है उतना ही ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो रही है। उसके बाद हेलो ह्यूस्टन, कोलंबिया's here। यंग की आवाज रेडियो पर सुनाई दी। Without power, Columbia must land. It cannot make another attempt. मिशन कामयाब रहा।
लेकिन ऑब्जर्वर्स ये जानना चाहते हैं कि ह्यूस्टन ने इतनी लापरवाही से एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी के साथ जुआ क्यों खेला। नासा को ये कैसे पता था कि उस शटल का उस री एंट्री से होकर धरती पर आना सेफ है? नासा की ऑफिशियल लाइन ये थी कि फ्लोरिडा और हवाई की साइड से लॉन्ग रेंज फोटोग्राफी ये बता सकती थी कि शटल के निचले हिस्से में कोई डैमेज नहीं है। लेकिन रिसर्चर्स ने जल्द ही खुलासा कर दिया कि ये सच नहीं है। जमीन पर लगे कैमरे में इतना रेजोल्यूशन नहीं था कि वो ये बता पाते कि वहाँ डैमेज है या फिर नहीं है। उनके पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने इसे करने का फैसला कर लिया? इसके बारे में वाकई किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेटर्स ने शटल की उड़ान के प्लान को एनालाइज किया और पता चला कि क्रिपन और यंग जब स्पेस में थे तो उन्हें एक अजीब पैंतरा आजमाने के लिए कहा गया था। राइट, वो एकदम सही लग रहा है, बिल्कुल नोजल पर है। शायद उसमें एक क्लू था। मिशन के वक्त एस्ट्रोनॉट से शटल को उल्टा करने के लिए कहा गया था। उन्हें शटल को उलटकर निचले हिस्से को एक टॉप सीक्रेट यूएस एसेट को दिखाना था जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था। नासा ने जानबूझकर स्पेस शटल को ऐसे उल्टा करने के लिए कहा जिससे लेटेस्ट स्पाई सैटेलाइट की होल 11 उसके निचले हिस्से की फोटो ले सके। ऑफिशियली ये सैटेलाइट मौजूद ही नहीं है। 1981 में की होल सैटेलाइट्स का ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस में कोई जवाब नहीं था। उनके पास 8 फुट के डायमीटर का एक बड़ा आईना था जिसकी वजह से वो जमीनी चीजों की जबरदस्त डिटेल ले सकते थे। टॉप सीक्रेट की होल 11 को सोवियत संघ के मिलिट्री के बेरहम चाल चलन पर बारीकी से नजर रखने के लिए बनाया गया था। ये पहला अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट था जो फोटो लेकर उसे धरती पर भेज सकता था, जिससे आप रियल टाइम की फोटो ले सकते थे। शटल को देखने के लिए की होल 11 को दोबारा टारगेट करना अमेरिका के लिए एक जुआ था, क्योंकि इससे पेंटागन सोवियत ट्रूप्स की हलचल को कुछ देर के लिए नहीं देख पाता। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। एनआरओ सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट थी और उसके बाद शटल का उसके ऑर्बिट में होना और भी इक्वेटोरियल था। इसलिए आखिर में उन्होंने इस पहले एक्ट को करने का एक तरीका निकाला कि अगर आप चाहें तो कर लें। सैटेलाइट और शटल स्पेस में करीब 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। ये रफ्तार सारे मूविंग टारगेट से ज्यादा थी। ये ऐसा था जैसे आप साइड में खड़े हो और आप एक बेसबॉल को तेजी से हिट कर रहे हो। यंग और क्रिपन बड़ी कुशलता से शटल को घुमाकर पोजीशन पर ले आए। स्पाई कैमरा ने उसके फोटो ले लिए। मिशन कंट्रोल ने फोटोज डाउनलोड किए। अजीब बात ये थी कि ये काम कर गया। नासा टीम शटल का निचला हिस्सा देखकर ये पता लगा सकते थे कि वहाँ हीट शील्ड में कोई डैमेज नहीं है। आखिर में उन्होंने शटल को वापस आने की इजाजत दे दी। जस्ट डाउन, वेलकम 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 होम कोलंबिया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पहली उड़ान के हिसाब से किस्मत ने उनका साथ दिया, क्योंकि ऐसी कई चीजें थी जो हो सकती थी। थैंक गॉड वो नहीं हुई। जॉन बहुत ही अनइमोशनल आदमी थे, लेकिन स्पेस शटल से उतरने के बाद उन्होंने धरती को चूमा, क्योंकि पहली बात वो जिंदा थे और दूसरी बात हमने उस स्पेस शटल को उड़ाकर एक लाजवाब काम को पूरा किया था। ये गजब की कहानी थी और कमाल की बात ये थी कि हमने कोलंबिया को नहीं खोया।